नमस्कार दोस्तों, मैं आपका साथी विजेंद्र सिंह। आइए हम बात करते हैं आज के सेगमेंट पर। जैसा कि आप जानते हैं कि यूपीएससी की इस यात्रा में प्रत्येक चरण का अपना अपना रोल रहता है, चाहे वो प्रीलिम्स हो, मेंस हो, इंटरव्यू हो। लेकिन जब तक आप प्रत्येक चरण की तैयारी उसके अकॉर्डिंग नहीं कर पाएंगे तो कहीं ना कहीं किसी दूसरे सेगमेंट पर कमजोर हो जाएंगे। तो एक बैलेंस करना पड़ता है तैयारी को। इस बैलेंस का ही, जैसा आप जानते हैं कि यूपीएससी के चरण में प्रीलिम्स में 2 एग्जाम होते हैं, जीएस 1 और जीएस 2। एक बार सभी लोग कमेंट कर दीजिएगा यदि आप ऑडिबल विजिबल दोनों ठीक से हूं मैं, और यदि आवाज जो ठीक से आ रही है आप लोग एक बार कमेंट कर दीजिएगा और अपने मधुर शब्दों से कमेंट करिएगा तो अच्छा लगेगा। गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून। आवाज सभी क्लियर है, ऑडिबल विजिबल दोनों ठीक से हैं तो एक बार सभी लोग कमेंट करें और स्टार्ट करें सेशन को। आज का सेशन जो है बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। जैसा कि आप जानते हैं, थंबनेल पे देख भी पा रहे होंगे किस तरीके से सीसेट की तैयारी को करें। और सीसेट एक मिथ है, बिल्कुल जो नए स्टूडेंट्स हैं, पुराने स्टूडेंट्स हैं या फिर बिगनर हैं या फिर चीज़ों को कर चुके हैं, सबको हम लोग बेहतर तरीके से करेंगे। लेकिन एक बार सब लोग अपना बहुमूल्य कमेंट जरूर कर दीजिएगा। जैसा कि आप जानते हैं कि सीसेट एक डर है, उस डर को दूर करने के लिए हम लोग पहले आपसे निकाल दें कि जब आप मेरे साथ जुड़ चुके हैं तो इस डर को दूर कर दीजिएगा, क्योंकि डर वहां रहता है जो डरावना आपको कहीं ना कहीं मजबूर करेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि सीसेट की भूमिका क्या। जैसा कि आप जानते हैं कि सीसेट के अंतर्गत फुल फॉर्म देखा जाए तो CSAT, सीसेट सिविल सर्विस एप्टीट्यूड टेस्ट। तो ये ए जो है, यही एक मूल बिंदु है जहां पे आपको डिफाइन कर रहा है बिल्कुल कि सीसेट एक प्रकार से मैं कह सकता हूं कि जो एप्टीट्यूड है ये आपको बिल्ड करना है। एप्टीट्यूड कैसे आएगा, आप उसके योग्य हैं या नहीं है, ये पूरा ये डिफाइन कर रहा है। अब ए के अकॉर्डिंग अगर आपको पढ़ाई करनी है तो आपको कहीं ना कहीं चीजों को समझना पड़ेगा। बिल्कुल मैथ्स नहीं आता है, बिल्कुल रीजनिंग नहीं आती है, बिल्कुल कॉम्प्रिहेंशन, दावे के साथ बोल रहा हूं, आप मेरे साथ जुड़िएगा, लगिएगा, देखते हैं कि चीजें कैसे बनेंगी। जल्दी से हम चीजों को बैच लॉन्च करने वाले हैं, हो रहा है, तो आप सभी इसको ज्वाइन करें और आनंद उठाएं। इसी सेट के साथ दावे के साथ मैं बोल रहा हूं कि हम आपके साथ कैसे गेम चलेंगे लेके, इसमें हम चर्चा करते हैं। जब तक ये आपकी समझ के अनुकूल होते हैं, वो ऐसे प्रश्न बनाता है एग्जामिनर जो आपकी एबिलिटी को, योग्यता को चेक करते हैं कि इन प्रश्नों को आप कर सकते नहीं कर सकते। इनका रोल जीवन में कहीं ना कहीं, अगर कहोगे सीसेट का रोल अगर प्रीलिम्स में है तो ये कहना बहुत बड़ा गलत बात होगी कि सिर्फ प्रीलिम्स में, इसका रोल आपके जीवन में भी रहेगा। ब्यूरोक्रेट जब बन जाएंगे, जो आप आंकड़े देखेंगे आज कोरोना के हालात में, तो आंकड़े कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, एक फाइल बार चार्ट में करेंगे या ग्राफ में करेंगे, कैसे करेंगे, तो वो भी तो डीआई का पार्ट बन जाएगा। तो पहले हम ये जान लेते हैं कि सीसेट पढ़ने के लिए हमें सिर्फ अपना जो आपकी समझ है, जो आपके अंदर जो पावर है, एबिलिटी है, योग्यता है, उसको क्या करना है, इंप्रूव करना है बस। बाकी फॉर्मूले नहीं पढ़ने हैं, मैथ को रटना नहीं है, मैथ को समझना है। लेकिन समझना कैसे है, जो आपके अंदर बैठा हुआ ज्ञान है उसी के अनुकूल समझना है, इसमें डरने का कोई विषय नहीं है। तो एक बार सब लोग कमेंट कर दीजिएगा, हम सेशन को स्टार्ट कर लेते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि सीसेट में लगभग 10 से 15 हजार बच्चे प्रीलिम्स क्वालिफाई नहीं कर पाते हैं। जब वो क्वालिफाई नहीं कर पाते हैं तो मेंस में नहीं बैठ पाते हैं। तो आज हम इस डर को दूर करने के लिए सीसेट कैसे पढ़ना चाहिए इस पर चर्चा करेंगे। जैसा देखिए, मैं एक बात को बता दूं आपको, सीसेट का जो सिलेबस है वो आप जानते हैं कि 6-8 टॉपिक इसमें दिए गए हैं। लेकिन मेन पार्ट क्या अगर आपसे बताया जाए तो 70% जो क्वेश्चन आते हैं वो सीसेट के सिलेबस के 20% भाग से आते हैं। जब तक आप किसी एग्जाम की स्ट्रेटेजी को बेहतर नहीं बना पाओगे तो उसके अपार ज्ञान को इकट्ठा करते चले जाओगे। अब ये स्ट्रेटेजी बेस्ट कैसे होगी, क्योंकि जब आपका गाइडेंस मेंटोर बेहतर होगा और जो आपको चल रहे हैं जिस रास्ते पे, वो रास्ता आपको वहीं लेके जाएगा जहां आपने मंजिल को तय किया है। बहुत सारे लोग मैथ्स पढ़ाना स्टार्टिंग कर लेंगे, बहुत सारे टॉपिक बताएंगे यहां से, यार ये सब नहीं है सीसेट। इन करने के लिए अदर एग्जाम है, वहां जाके करिएगा, क्योंकि ये मिथ हो चुका है। तो यहां से मैं कह सकता हूं कि 70% जो क्वेश्चन है वो सिलेबस के 20% पार्ट से आते हैं। जैसे मैं मैथ्स की बात करूं, लास्ट ईयर लगभग अभी 2021 में सीसेट के अंतर्गत लगभग 35 से 40% दिए, 42 प्रश्न दिए थे। अब 35 से 40% जब दिए हैं तो ये मान के चले कि मैथ के लगभग नंबर सिस्टम से 30 क्वेश्चन था, 30% पार्ट आया। तो मतलब ये कह सकता हूं कि लगभग मैथ में नंबर सिस्टम का एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है नंबर सिस्टम, उसको क्या करना पड़ेगा, आपको रेडी करना पड़ेगा। परसेंटेज रेडी करना पड़ेगा, रेशियो रेडी करना पड़ेगा, टाइम स्पीड डिस्टेंस रेडी करना पड़ेगा। अगर मैथ में इन टॉपिक को रेडी कर ले तो मैं कह सकता हूं कि लगभग यहां से 60-70% जो पार्ट है वो मैथ का रेडी हो गया है।
लेकिन लोगों को एक मिथ बना रखा है कि ये डर है, सी सेट डर है। डर क्या डर है यार, हम है ना। उसके बाद बात करते हैं रीजनिंग की। रीजनिंग के भी लगभग 15 से 20 से 25 क्वेश्चन दिए जाते हैं एवरी ईयर। तो यहां आप देख रहे हैं कि पजल का 30% पार्ट आ जाता है। यहां स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन वाले प्रश्न जो होते हैं वो 10% पार्ट आ जाते हैं। रैंकिंग का 10% पार्ट आ जाता है। सिलोजिम्स जो होते हैं 10% पार्ट आ जाता है। बैंड डायग्राम 8%। तो यानी अगर हम इन 4-5 टॉपिकों को मिला लें तो ये मास्टर बन जाएंगे, मास्टर टॉपिक बन जाएंगे। कौन से टॉपिक? रीजनिंग के। यहीं से रीजनिंग कवर हो जाएगी। तो मैं ये कह सकता हूं कि आपके सामने कि सीसेट डरने से पहले समझो कि सीसेट क्वालिफाई करने की क्या है, चाबी क्या है। तो सीसेट क्वालिफाई करने के लिए लगभग मैं ये कह सकता हूं कि 90 से लेकर 95% जो पार्ट है वो 3 चीजों से मिलकर बना हुआ है। पहला टॉपिक कंप्रीहेंशन, कंप्रीहेंशन जिसको बोधगम्यता कहते हैं। समझेंगे बोधगम्यता क्या है, ये सब चीजें बहुत ही वे में समझाऊंगा आपको बिल्कुल डिफरेंट तरीके से। देन नंबर 2 बेसिक न्यूमरेसी, जिसको हम लोग मैथ्स कहते हैं। बेसिक न्यूमरेसी इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। उसके बाद रीजनिंग, जिसको हम लोग तर्क शक्ति कहते हैं। ये 3 की है सीसेट क्वालिफाई करने के लिए। यहां से लगभग 90 से 95% भाग क्या है आ जाता है। अगर कहा जाए तो लगभग कंप्रीहेंशन के ये मान के चलें कि 25 से 30 प्रश्न आ ही जाते हैं। ये भी लगभग 30 से 35 प्रश्नों के बीच में इसकी भूमिका रहती है। 10 से 15 के बीच में इसकी भी भूमिका आ जाती है। 15-20 ये एक थोड़ा सा अनुमान है। लेकिन अभी 3 चीजों पे कोई इंसान बोलने लगे कि सीसेट क्वालिफाई करने के लिए मुझे 27 प्रश्न सही करने हैं और मैं एक ऐसा विद्वान हूं कि सिर्फ इसी पार्ट से मैं सीसेट क्वालिफाई कर लूंगा, तो वो अपने आप में कहीं ना कहीं ओवर कॉन्फिडेंस होने के कारण एक भस्म हो जाएगा, मैं ऐसा कह सकता हूं। तो इसका मतलब यह है कि आप यहां संपूर्ण क्वेश्चन सही नहीं कर सकते हैं। कोई इंसान ये बोल रहा हो कि बेसिक न्यूमरेसी के आधार पर मैं सीसेट क्वालिफाई कर लूंगा, तो वो भी आप देख पाते हो कि इसका एक ऐसा ढांचा होता है, ऐसा समझ होती है कि वहां पे सारे प्रश्न सही करना उस समय में वहां पर पॉसिबिलिटी नहीं है। इसलिए यहां से हम चीजों को बैलेंस करना पड़ता है कि यहां से कितने प्रश्न सही हो जाएं, यहां से प्रश्न कितने सही हो जाएं, यहां से कितने सही हो जाएं। तो ऐसा करने से आप सीसेट आराम से क्वालिफाई कर पाएंगे। आप जानते हैं 27 प्रश्न सही कर रहे हैं, यहां पे 80 प्रश्न दिए गए होते हैं। अब 80 प्रश्नों 27 प्रश्न सही ना करने के लोग भी क्वालिफाई नहीं कर पाते हैं। क्योंकि ये इंपोर्टेंट क्यों है ये आप जानते हैं कि लगभग इसमें 10 से 15 हजार बच्चे क्वालिफाई ना करने के कारण वो मेंस नहीं दे पाते। मेंस क्यों नहीं दे पाते? क्योंकि आपको प्रीलिम्स की कॉपी चेक होने से पहले आपकी सीसेट की कॉपी चेक होती है। अगर आप सीसेट में क्वालिफाई नहीं है तो आप वहां भी क्वालिफाइंग आपकी कॉपी चेक ही नहीं की जाएगी। अब इसे पढ़ना कैसे, देखो मैथ्स में अगर हम लोग आज तुमसे थोड़ी सी बात करेंगे मैथ्स के बारे में। मैथ्स एक डर है। अब डर को दूर करने के लिए दिमाग में थोड़ी सी कैलकुलेशन होनी चाहिए। कैलकुलेशन कैसी होनी चाहिए मान लीजिएगा, हम कैसे चर्चा करेंगे इसके बारे में जान लेते हैं। छोटा सा टॉपिक लेते हैं जिसका नाम है स्क्वायर ज्ञात करना। इस टॉपिक को ही वर्ग ज्ञात करना, स्क्वायर ज्ञात करना या क्यूब ज्ञात करना, क्यूबॉइड ज्ञात करना, ये सब छोटे छोटे टॉपिक हैं जो नंबर सिस्टम में आते हैं। लोग इसे इतना बड़ा टॉपिक बना देते हैं कि इसके लिए भी 4-5 घंटे क्लास लगा लेते हैं। अपार ज्ञान इकट्ठा करने के लिए जीएस बैठा हुआ है, आपको यहां सिर्फ वो पढ़ना है जो चीजें आपके काम की हो। आइए चर्चा करते हैं, देखिएगा। अब ये तो है नहीं कि 662 का स्क्वायर आपसे कोई पूछेगा, डायरेक्टली स्क्वायर तो नहीं पूछेगा। कहीं ना कहीं कैलकुलेशन करने में डीआई के पार्ट में इसका रोल होगा स्क्वायर का। डायरेक्टली क्वेश्चन कभी नहीं आएगा स्क्वायर से, लेकिन जब डीआई आप करेंगे तो डीआई में कैलकुलेशन करने में इजी वे में कहीं ना कहीं कन्वर्ट हो जाएंगे। तो अब यहां से समझना क्या है पहले समझो। अगर स्क्वायर निकालना है तो स्क्वायर के लिए भी क्या इतना बड़ी मशक्कत करनी पड़ेगी? कुछ नहीं करना पड़ेगा भाई, नॉर्मली बात है। मान लो अगर आपसे किसी भी नंबर का स्क्वायर निकाला तो स्क्वायर निकालने का बहुत इजी वे है। उसके डिफरेंट वे भी बन सकते हैं। मान लो यहां जिसके आगे लास्ट में 5 है, 15 है, 25 है, 35 है, 45 है, जहां तक आपका मन कर रहा है वहां तक लेके जाइएगा। सपोज दैट यहां पे 65 है, 85 है, 95 है, जहां तक भी आपको देख। अब ये स्क्वायर अगर ऐसे मल्टीपल्स ज्यादा आते हैं जो एग्जाम में पूछे जाते हैं, इनका स्क्वायर निकालने के लिए आपको कोई मशक्कत नहीं करनी पड़ेगी। आप बिना कुछ करे देखो मशक्कत आराम से इसका स्क्वायर निकाल सकते हैं। लाइक जैसे देखो, जिसके आगे लास्ट में 5 नंबर हो, स्टार्टिंग में चाहे कुछ भी नंबर हो, उसका स्क्वायर विद इन 1 सेकेंड 2 सेकेंड में निकालेंगे बिना कलम चलाए। मैं दावा कर रहा हूं आपसे। सपोज दैट लास्ट में अगर 5 है तो इसका 5 का मल्टीपल 5 का स्क्वायर 25 होता है, वो लिख देंगे। उसके उपरांत उसके बाद जो नंबर है फर्स्ट वाला, उसकी मल्टीप्लाई हमेशा एक नंबर बड़े से करनी है। लाइक जैसे अगर 6 है तो मल्टीप्लाई किससे करेंगे? 7 से करेंगे। तो 6 7 कितना होता है? 42। इसका आंसर आ गया 42 25 विद इन 1 सेकेंड।
अब कलम ये रख दिया आपके सामने, इसके आंसर सारे बता सकते हैं। अगर आप आंसर नहीं बताएंगे तो सीसेट पढ़ाना छोड़ दूंगा आज के बाद में। जैसे अब 85 है, 85 का क्या करेंगे, 8 9 से कितना होता है भाई, 8 के मतलब 9 से करेंगे, 9 72 25 आंसर आ चुका है। 95 आ चुका, 95 किससे करेंगे, 9 टाइम 90 90 25 आ चुका है। 45 मैंने कहा सीसेट में स्क्वायर का रोल नहीं रहता है, लेकिन सीसेट में स्क्वायर का रोल कैलकुलेशन में आएगा। कैलकुलेशन कहां, डीआई में आएगा, इन सब पार्टों में आएगा, परसेंटेज में, प्रॉफिट लॉस में। डायरेक्टली क्वेश्चन नहीं आएगा, मैं डायरेक्टली बोल चुका हूं। अब यहाँ 35 है, 30 मल्टीप्लाई किससे करेंगे, 3 की मल्टीप्लाई किससे करेंगे, 4 से, 4 4 12 25 आ गया आंसर। लो यहां से 25 है, 2 की मल्टीप्लाई किससे करेंगे, 3 से करेंगे, 2 से 6 25 आ गया, लो आंसर। ऐसे प्रश्नों करने के लिए हमें 10th लेने का विषय है, मतलब ही नहीं बनता। सपोज दैट जिसमें सारे 1 1 हो, मान लो यहाँ पे 1 लिखा हुआ, यहाँ 1 1 लिखा है, यहाँ 1 1 लिखा है, यहाँ 1 1 लिखा है, ऐसा क्यों क्वेश्चन दे रहा है, वो आपसे सीक्वेंस बना रहा है। अब सपोज करो मुझे इसका स्क्वायर निकालना है। अब इसका जब स्क्वायर निकालेंगे तो आप देख पा रहे होंगे कि इनका स्क्वायर कैसे निकालेंगे, बिना कुछ करे आंसर दे देंगे। बन गया स्क्वायर, आप जानते हैं बना गया। उसके बाद यहां पे डबल 1 है, तो जब डबल 1 है तो काउंटिंग करिएगा 1 2, तो लिखो यहां पे डाल के 1 2, और फिर 2 के लिए बैक जाने के लिए 1 लिखना पड़ेगा। लो इसका स्क्वायर आ गया। आगे बात करते हैं ट्रिपल 1 की। ट्रिपल 1 की अगर हम लोग बात करेंगे तो ट्रिपल 1 क्या होता है देख लीजिएगा, 3 नंबर है, 1 2 3, तो लिखिएगा 1 2 3, और इसको बैक जाने के लिए कितना कर लेंगे, 2 1, लो जिसका स्क्वायर आ गया। सपोज दैट यहां पे 4 टाइम्स 1 लिखा, तो कितना करेंगे, 1 2 3 4, देन रिटर्न करने के लिए क्या करना पड़ेगा, 3 2 1, आंसर आ गया। लो जी, अरे 5 डिजिट निकालेंगे, टेंशन ना लो दोस्त मेरे सामने। अब सपोज कर लीजिएगा यहाँ पे 5 बार लिखा है, यहाँ पे क्या करेंगे, 1 2 3 4 5, बैक जाने के लिए कितना, 4 4 3 2 1, लो जी इसका स्क्वायर आ गया। इतना बड़ा स्क्वायर हमने विदिन 1 सेकंड निकाल लिया। टेंशन होने का नहीं होने का। लेकिन अब एग्जाम पे समझते हैं कि सारे स्क्वायर कैसे निकालते हैं, उसको भी समझ लो। सपोज कर लीजिएगा यहाँ पे स्क्वायर निकाला है, यहाँ पे 43 का लिख दिया, या 44 का लिख दिया, 46 का लिख दिया, मान लेते हैं। इसका स्क्वायर निकालना एक रास्ता तो इसका यही है कि हम लोग क्या करें, 46 की मल्टीप्लाई 46 से कर लें। पढ़ेंगे बेटा, सारी चीजें पढ़ेंगे, ये सब चीज जान रखिए तो और भी हम बढ़ेंगे। देखो क्या करेंगे, इसका स्क्वायर निकालना, क्या करेंगे, 4 4 जा 16 लिख देंगे, और 6 6 जा कितना 36, दोनों नंबर लिख देंगे यहाँ पे हम लोग। उसके उपरांत जो ये नंबर दिखाई दे रहा है उसकी मल्टीप्लाई करेंगे, 4 6 जा कितना होता है 24, 24 की मल्टीप्लाई हमेशा 2 से ही कर देंगे जो उसका स्क्वायर लिखा ऊपर, तो 24 जी कितना होता है 48, तो एक नंबर छोड़ के यहाँ पे 48 लिख देंगे। लो जी इसको आपस में जोड़ लो, इसका आंसर जाएगा कितना आ जाएगा 6, यहाँ पे कितना आ चुका 11 का 1, कितना हो जाएगा 2, और यहाँ पे कितना हो जाएगा 2, ये आपका आंसर आ गया। 2 मिनट में खत्म हो गया। सपोज कर लो और भी यहां से नंबर दिया रखा है उसने, कोई भी नंबर आपके दिमाग में आ रहा है, यहां से लिख दिया 62 लिख दीजिए, या 67 लिख दिया मान लेते हैं। अब इसका स्क्वायर निकालना है। लो जी क्या करेंगे, यहां पे 6 6 36, 7 7 49 लिख दिया विद इन 1 सेकेंड। देन आफ्टर यहां पे कितना मल्टीप्लाई करेंगे, 6 2 जा 6 7 जा 42, वो 42 कितना होता है 84। कुछ नहीं करना, 9 लिख दिया, 8 लिख दिया, यहां पे कितना हो जाएगा 44 लिख दिया। लो जी आंसर आ गया इसका। इन सब क्वेश्चनों पे हमें कुछ करने की आवश्यकता नहीं है, तो ऐसे प्रश्नों को टेंशन लेने की बनता ही नहीं है, इसको ऐसे निकालते हैं। लेकिन अब हमें क्या करना है सी सेट के साथ, देखो अब हम चलते हैं, जैसे क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं उन पे हम चर्चा करेंगे 1 बाई 1 कर कर। जैसे पहला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, एक बार सभी लोग करने का प्रयास करें और हम आगे चलते हैं। फिर ऐसा नहीं कि ये नंबर सिस्टम से क्वेश्चन दिखा रहा हूं, अब सारे क्वेश्चन यहां आप लोग करेंगे। क्या लिखा है देखिए, एक किसी काम पर 10 दिन कार्य करता है। किससे क्वेश्चन है पहले देख लीजिएगा, टाइम वर्क से। अब 10 ये टाइम वर्क से क्वेश्चन है, तो शेष काम को भी 30 डे में कर लेता है। यदि इस पर 1 दिन कार्य करे, शेष काम को भी 23 दिन में पूरा कर लेता है, तो दोनों की क्षमता का अनुपात क्या है, व्हाट इज द रेशियो ऑफ कैपेसिटी। A word on the work from 10 days, then B complete the remaining work in 30 days. It a work on the 15 days, then also complete the remaining work 23 days. तो आपसे पूछा है then find the ratio of capacity of both. अब मजे की बात आप ये चीज देख लीजिएगा कि यहां से ये क्वेश्चन जो है टाइम वर्क से है, लेकिन इस क्वेश्चन के एस्पेक्ट में क्या पूछा गया है, सिर्फ आपसे रेशियो पूछा गया है। बट ऐसा नहीं कि रेशियो के अलावा और कुछ भी पूछ सकता है आपसे।
रेशियो के अलावा वो आपसे कुछ भी पूछ सकता है। अब इसके लिए सोचो, बहुत सारे लोग इसमें ट्रिक लगाएंगे, कंसेप्ट लगाएंगे या फिर फॉर्मूला लगाएंगे। यार थोड़ी सी बात को समझो यार, यूपीएससी आपकी समझ को विकसित कराता है, तो समझदारी के साथ इसका आंसर दो ना। और समझदारी के साथ आंसर कैसे देंगे, इस पे हम आपके सामने चर्चा कर रहे हैं। जैसे सभी लोग करने का प्रयास करें, देखो इसका आंसर हम लोग कैसे देते हैं। टाइमर का क्वेश्चन है, क्या इससे पूछ सकता है, और भी इस पे हम चर्चा करेंगे। लेकिन पहले एक छोटी सी बात को समझिएगा कि ए दो व्यक्ति हैं, ए है और ये बी है, दो व्यक्ति हैं। देखिएगा, ए और बी दो व्यक्ति हैं, यहां 2 पर्सन है, ए और बी। इसने कोई काम पहले कितने दिन किया, इसने 10 डे काम किया, और 10 डे करने के बाद रिमेनिंग काम जो बचा है बी ने कितने दिन में किया, 30 दिन में किया। तो आप ये कह सकते हैं कि जब ए ने उस पर 10 डे वर्क किया तो बी ने रिमेनिंग काम को 30 डे में जब कंप्लीट किया, तो कंप्लीट जो काम है वो हो गया। फिर फर्स्ट कंडीशन हो गई इसकी। सेकंड कंडीशन में अगर हम लोग जाएंगे तो आप देख पा रहे हो कि सेकंड कंडीशन में ए ने 15 डे काम किया है, और रिमेनिंग काम को जिस बी ने है कितने दिन में किया, 23 डे में किया है, तब कंप्लीट काम हुआ। अच्छा बताओ, एक ही तो काम है ना, वही काम है, और वही काम बार बार कैसे हो रहा है, इस तरीके से हो रहा है। अगर इस कंडीशन से जाए तो 10 दिन में हुआ, इस कंडीशन जाए तो 30 दिन में हुआ, इससे जाए तो 15 दिन में इसने किया, तो बाकी 23 दिन में किया। अब सोचो इसके लिए हमें क्या करना है, थोड़ा दिमाग लगाना है। मैं हमेशा कहता हूं कि यूपीएससी के अंतर्गत सीसेट में समझ को विकसित कराता है, बाकी कुछ भी नहीं कराता है। सपोज दैट यहां से अगर ये 10 दिन काम किया तो 30 दिन में हुआ, अगर इसने 15 दिन काम किया तो ये काम कितने दिन में हुआ, 23 दिन में। तो आप ये कह सकते हैं कि ए ने कितने दिन एक्स्ट्रा काम किया, 5 दिन। तो मैं ये कह सकता हूं कि ए के 5 दिन ज्यादा करने से बी ने जो काम है वो 7 दिन कम किया, बिना कुछ करे, बिना कुछ करे। आप देख लीजिएगा, मैंने कुछ दिमाग नहीं लगाया, बस इसमें जो प्रश्न था उसकी प्रवृत्ति को समझा। अब सपोज दैट ए ने 5 दिन ज्यादा करने से बी ने 7 दिन कम काम किया, क्योंकि वही तो काम था। तो आप एक पिक्चर को समझ पा रहे होंगे कि अगर हम ए की क्षमता ए अपॉन बी लेते हैं तो आप ये कह सकते हैं कि 7/5 आ जाएगा। तो यानी कह सकते हैं कि ए की कैपेसिटी 7 है और बी की कैपेसिटी 5 है। इसका आंसर आ चुका है कि अगर ए बी की क्षमता का अनुपात पूछेगा तो आप बिना कुछ करे कह सकते हैं 7:5, ये आपका आंसर है। लो जी, क्या ऐसे ही क्वेश्चन थोड़ी पूछेगा, इसमें से कुछ और भी पूछ सकता है कि कुल काम कितना हुआ। तो इसके एग्जाम्पल को समझते हैं। अगर ए एक दिन में 7 पॉइंट करता है तो बी कितने दिन में करता है, वो 5 पॉइंट करता है। आंसर आ चुका। लेकिन अगर वो कुल काम भी अगर पूछ लेता है तो दिमाग में समझने बैठाने का बिंदु है कि अगर यहां से ये 7 काम करता है और 10 दिन काम करेगा तो आप ये कह सकते हैं कि 70 वर्क कर लेगा बिना कुछ करे। और यहां से अगर ये 5 करता है 1 डे में, तो यहां 30 डे में 30 की मल्टीप्लाई अगर 5 से करेंगे, यहां पे हमने 7 से करी, तो आप कह सकते हैं कि ये 150 हो जाएगा। तो जो टोटल वर्क है, टोटल वर्क जो है आप बता दीजिए कितना हो जाएगा। 70 यहां है, 150 यहां है, तो कितना आ गया, 220 टोटल वर्क हो जाएगा। एक यूनिट मान लेते हैं। क्लियर यहां तक दोस्तों? तो अब अगर आपसे ये पूछता है हमेशा कि अगर इसके अलावा भी आपसे क्या पूछेगा, कुछ और भी पूछ सकता है, उसके बारे में चर्चा कि ए अकेला उसे करने में कितना समय लेगा, या ए अलोंग कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन दिस, मतलब कितने दिन में कर सकता है। तो आप आराम से कह सकते हैं कि ए से काम करवाना है, काम कितना है, 220 है, ए करता कितना है, 7। लो जी, इसका आंसर आ गया ए का। अगर बी से कराएगा तो कितना, बी को भी 220 ही काम करना है, करता कितना है वहां पे आप देख पा रहे हैं 5। लो जी, इसका भी आंसर आ गया। कभी कभी ये नहीं पूछेगा, कभी कभी ये पूछेगा कि दोनों मिलके कितने समय में कर लेंगे। तो आप ये कह सकते हैं कि अगर दोनों मिलके करवाएंगे ए प्लस बी से, तो काम तो 220 ही है, और वहां से दोनों मिलके कितना करते हैं, 7 ये करता है, 5 ये करता है, यानी 12 करते हैं। ये भी इसका आंसर आ गया। तो हमने क्या समझा, हमने ये समझा दोस्तों कि एक क्वेश्चन के एस्पेक्ट में वो कितने और भी क्वेश्चन पूछ सकता है, यही समझ विकसित करनी है सीसेट में, और कुछ नहीं करना है। आप सभी को समझ में आया तो एक बार सभी लोग कमेंट कर दीजिएगा, हम लोग आगे चलते हैं। क्लियर? अगर सबको मजा आ रहा है तो एक बार फिर आगे हम लोग चर्चा कर लेते हैं। यहां से अगला क्वेश्चन आपके सामने देखो, ये रहा। प्रयास करें सब करने का, फिर देख लेते हैं। एक बार सभी लोग कमेंट कर दीजिएगा। यहां लिखा है, थर्ड क्वेश्चन आपके सामने है, ए बी किसी काम को मिलकर 40 दिन में करते हैं, दोनों ने मिलकर 32 दिन काम किया, बी ने कार्य छोड़ दिया, तो पूरा कार्य 45 डे में पूरा होता है। तो दोनों की क्षमताओं का अनुपात ज्ञात करें। It means A and B together can do a piece of work in 40 days. If both work together for 32 days, then B left after, and then the whole work is complete in 45 days. Then find the ratio of their ability या capacity.
अब ये क्वेश्चन देखिएगा, ये भी टाइम वर्क से क्वेश्चन है जो एग्जाम में आपके सामने दिया है। अब एक छोटी सी बात को समझो, ऐसे प्रश्न करने के लिए अगर हमें कोई ट्रिक, कंसेप्ट या कुछ और फॉर्मूला लगाना पड़ा तो यार सीसेट थोड़ी पढ़ रहे हो आप, तो फिर मैथ को रट रहे हो, समझ रहे हो यार। इसको समझदारी, सीसेट की समझदारी का मतलब है कि आप सीसेट की प्रवृत्ति को समझो कि आपकी वो समझदारी चेक करवा रहा है। और समझदारी चेक करने का मतलब है कि कुछ सोचने की प्रवृत्ति आपकी ऐसी बढ़े कि जहां आपको लगना चाहिए कि हाँ वाकई में हमें बिना कुछ करे दिमाग से भी इनके आंसर निकाल सकते हैं। सभी लोग एक बार कमेंट कर दीजिएगा, सबको क्लियर है कंसेप्ट। तो ये लिखा है ए और बी किसी काम को मिलकर 40 दिन में करते हैं, राइट। देखो वही क्वेश्चन है, थोड़ा डिफरेंट तरीके से बोल दिया है। आइए मेरे साथ एंजॉय करते हैं क्वेश्चन का। क्या लिखा है एक बार देखें। ए और बी, दो लोगों ने, ए बी, एक व्यक्ति है ए ने भी और एक दूसरा व्यक्ति है बी जिसका नाम है बी डाल दिया। ए और बी ने जो काम है वो मिलकर कितने दिन में किया, कर लेते हैं 40 दिन में, यानी इट मींस ए एंड बी टुगेदर कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 40 डेज, राइट। दोनों ने मिलकर 40 दिन काम किया। अब बात को समझो, जब दोनों ने मिलकर जो काम किया है वो कितने दिन में मिलकर किया है, 32 दिन मिलकर किया है, और फिर बी कार्य छोड़ देता है। तो एक छोटी सी बात समझो, जब बी कार्य छोड़ देगा, बी लेफ्ट हो जाएगा, तो बी जितने दिन शामिल रहा उतने दिन तो कार्य किया होगा उसने। तो आप ये कह सकते हैं कि बी सिर्फ इसमें 32 डे रहा होगा, लेकिन बाकी काम को किसने पूरा किया, 45 डे में किया। किसने किया, ए ने किया। तो आप ये कह सकते हैं कि ए इसमें कितने शामिल रहा, 45 डे रहा इस काम पर। मैंने अभी तक इसमें कुछ भी नहीं लिखा है दोस्तों, बस सिर्फ इतना लिखा है जो प्रश्न में था। अब एक बात सोचो, अगर बी लेफ्ट नहीं होता तो वह काम जो 40 डे में पूरा हो रहा था वो 40 डे में पूरा हो जाता। लेकिन अगर यहां से इसके पहले जाने की वजह से यहां इसको 45 डे काम करना पड़ा, यानी ये कह सकते हैं कि पहले वो 40 दिन तक करता तो समाप्त कर लेता, लेकिन ये 5 दिन एक्स्ट्रा इसलिए करना पड़ा क्योंकि बी जो है यहां से पहले चला गया। तो आप इस चीज को समझ पा रहे होंगे कि ए के 5 दिन एक्स्ट्रा क्यों लगे, क्योंकि बी ने 8 दिन काम पहले छोड़ दिया। तो आप एक चीज समझ पा रहे होंगे कि ए और बी की वैल्यू अगर हम लोग देखें तो ए अपॉन वी इज इक्वल टू 8/5, यानी ए का मान 8 है और बी का मान 5 है। तो अगर हम आपसे पूछें व्हाट इज द कैपेसिटी ऑफ ए और बी, तो बिना कुछ करे क्या बोल देंगे, 8/5 आपका आंसर। लो जी, आ गया आंसर। कुछ करना पड़ा हमें, कोई ट्रिक लगानी पड़ी, कोई कॉन्सेप्ट लगाना पड़ा, आपने समझ को थोड़ी सी बढ़ाना है, कोई फोन लगाना पड़ा, मतलब ही नहीं बन रहा। अब इसमें ऐसा नहीं कि रेशियो पूछा कुछ और भी पूछ लेगा, वो पूछ लेगा कि दोनों मिलकर कितने दिन में करेंगे, ए अकेला कितने दिन में करेगा, बी कितने दिन में करेगा, सारे एस्पेक्ट ये निकल के आ सकते हैं। जैसे समझ लेते हैं, अगर ए यहां से कितना करता है बताइएगा, ए यहां से कितना करता है, 8 करता है, बी 5 करता है, दोनों कितना करते हैं मिलकर, 13 करते हैं। अब कै दिन में काम हुआ कंप्लीट, 40 डे में। तो अगर 40 डे में काम हुआ है, टोटल वर्क कितना आ जाएगा, आप आराम से निकालते हैं, कितना आ जाएगा, 520 आ जाएगा। तो 520 क्या है, टोटल वर्क है। अब 520 अगर टोटल वर्क है, अब हमसे पूछा जाए कि ए अकेला कितने दिन में करेगा, तो भाई कुछ नहीं करना है, आंसर निकालना है। कैसे निकालना है, ए अकेला कितना काम करवाना है ऐसे, भाई 520, ए अकेला कितना करता है, 8 से भाग कर देंगे, ये आंसर आ गया। बी से पूछेगा तो हम 5 से भाग कर देंगे, आंसर आएगा। तो बताइए दोस्तों, क्या ऐसे प्रश्न करने के लिए हमें कोई मैथ्स को पढ़ना थोड़ी है, अपनी समझ को विकसित करना है, दिमाग के अंदर जो कैपेबिलिटी है उसको समझना है कि प्रश्न ये कैसे बना है। अब सभी लोगों को मजा आ रहा है, आनंद आ रहा है, तो एक बार सभी लोग कमेंट कर दीजिएगा। आपकी एनर्जी हमारी भी एनर्जी है। और भी प्रश्न करते हैं, देखो सारे प्रश्न करने का प्रयास करेंगे, इसमें कुछ भी नहीं कर सकते हैं। ये देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 देख लीजिए क्या लिखा है। 32 कहां है भैया, अच्छा 32 लिखा है ना बेटा, इसमें दोनों मिलकर 32 दिन काम किया। अब देखो इसने प्रश्न देखिए क्या लिखा है, इस प्रश्न को समझते हैं जो आपके सामने आ रहा है। क्या लिखा है, 9 क्रमागत संख्याओं का औसत 19 है, यदि अगली 5 क्रमागत संख्या और जोड़ दी जाए तो नया औसत क्या होगा। द एवरेज ऑफ 9 कंसेक्यूटिव नंबर इज 19, इफ द नेक्स्ट 5 कंसेक्यूटिव नंबर आर एडेड देन व्हाट विल द एवरेज इन द न्यू। देखिए बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन कहां से आया दोस्तों, देखो एवरेज से है, तो एवरेज के हिसाब से करेंगे। पहले चीजों को समझते हैं कि लिखा है 9 क्रमागत यानी 9 कंटिन्यू नंबर हैं जो प्राकृतिक संख्या है, तो उनका औसत 19 है, यदि अगली 5 क्रमागत संख्या और जोड़ दी जाए तो नया औसत क्या होगा।
बड़ा लॉजिकल पैटर्न से हम लोग बात करेंगे और चीजों को बड़े आराम से समझेंगे। देखो, पहले समझते हैं एवरेज क्या है, औसत क्या है। अब एवरेज एक प्रकार का, सब जानते हैं कि अगर मैंने कोई आपको नंबर दिया, उसका औसत कैसे निकालते हैं, संख्या होंगी, क्या होगा। सपोज दैट मैंने कोई नंबर लिखा यहां से 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और मैं आपसे पूछ रहा हूं कि 2 से लेकर 8 तक की संख्याओं का औसत ज्ञात करिए। तो एक तरीका तो यही है कि सम ऑफ नंबर या सभी संख्याओं का योगफल और उनका संख्याओं का मान कितना है, वैल्यू कितना है, यानी योगफल बटे संख्याओं का मान। ये एक फॉर्मूला होता है बेसिकली, संख्याओं की संख्या जिसे कह सकते हैं। लेकिन अपन ऐसे नहीं करेगा, थोड़ी बात को समझने का प्रयास करिएगा। मेरे हिसाब से जब भी आप एवरेज निकालें और सभी संख्याओं का जो वैल्यू है वो डिफरेंस जो बराबर दे रखा है, आई थिंक डिफरेंस यहां से जो अंतर है ये बराबर है, तो आप क्या करें, कुछ भी नहीं करें। एक तरीका तो ये है कि फर्स्ट नंबर को लास्ट नंबर को जोड़ के 2 से डिवाइड कर दीजिएगा, क्योंकि यहां पे हम 2 से डिवाइड इसलिए कर रहे हैं क्योंकि 2 ही नंबर को हम लोग जोड़ रहे हैं। तो क्या लिखा है यहां 2 से 8 तक लिखा, तो पहले क्या लिखेंगे बताओ, 2 लिखेंगे फर्स्ट नंबर, लास्ट नंबर कितना 8 लिखेंगे, डिवाइड कर देंगे 2 से। लो जी कितना आ चुका है, ये 10 इसका आंसर आ चुका है। मेरी बात दिमाग में, और 10 बटे 2 कितना आ जाएगा, यहां से 5 आंसर आ चुका है। लेकिन इसके तरीकों को और थोड़ा इवेलुएट करने के लिए कभी कभी हम लोग समझना चाहिए कि अगर दिमाग में चीजें समझदारी की हैं तो औसत हमेशा मिडिल नंबर होता है, बीच का होता है। सपोज दैट यहां पे कितना है, 3 नंबर है, ये 3 नंबर है, तो अगर यहां से हम देखें 7 नंबर है तो 3 इधर डिजिट करेंगे, 3 इधर करेंगे तो कितना बचेगा, बीच में बचेगा 5, ये आपका आंसर आ चुका है। कभी कोई व्यक्ति आपसे बिना कुछ करे अगर ये बोल रहा हो, एग्जामिनर भी बड़े मजे के प्रश्न पूछता है जो समझदारी के प्रश्न होते हैं, मैंने लिख दिया यहां से 80, 85, 90, 95 और यहां से 100, ये आपको नंबर दिया मैंने, और मैं आपसे पूछ रहा हूं कि इन सब संख्याओं का योगफल औसत कितना है, फाइंड द नंबर ऑफ एवरेज। तो अब सोचो यही काम करेंगे, सबको जोड़ें, 5 से भाग करें, तो हम कुछ नहीं करेंगे, 2 नंबर इधर 2 नंबर इधर, 0 आंसर, ये आ गया 90 आपका आंसर। अब एक छोटी सी बात को फिर समझिएगा, मैंने कहा कि इसी क्रम में आगे 2 संख्या और जोड़ दी जाए, तो आप क्या करेंगे, 105 लिखेंगे, 110 लिखेंगे, इसी क्रम में अगर देखा जाए तो। और अगर मैं अब आपसे पूछ रहा हूं कि इसका नया औसत क्या होगा, तो थोड़ी सी लहजे से थोड़ा देखने का प्रयास करें कि नंबर कितने हो चुके हैं, 1 2 3 4 5 6 7 हो चुके हैं। तो अब क्या करेंगे हम लोग, इन 3 को कन्वर्ट करेंगे, 3 इधर और ये 3 इधर, बचा कितना, 95 आंसर जाएगा। तो आपके दिमाग में एक पिक्चर बन पा रही होगी कि हमेशा मिडिल नंबर ही क्या होता है, एवरेज होता है। अब जैसे मैंने क्या लिखा है, यहां से क्वेश्चन क्या था आपके आ जाते हैं, 9 क्रमागत संख्याओं का औसत क्या है, 19 है। लो जी आओ क्वेश्चन पे बात कर लेते हैं और सारी चीजें हम ऐसी समझेंगे, कुछ भी नहीं करना पड़ेगा आपको, मजा आ जाए क्लास में, देख लीजिएगा। 9 नंबर मान लेते हैं 1, या एबीसी कर लेते हैं, थोड़ा अच्छा लगेगा आपको, एबीसी से ए वी सी डी ई एफ जी एच आई। ठीक है, ये हो चुका है। अब मैं बोलूं कि इस एबीसी से लेकर आई तक जो मिडिल नंबर है, एवरेज है, वो कहां होगा, सोचो। आप यही कहेंगे ना कि भैया 9 नंबर है, इस 4 इधर करा, 4 इधर करा, द बीच में कहां आ गया, ए पे आ गया, ई पे आ गया। अब एक बात सोचो, अगर ई पे आ चुका है तो यहां पे जो एवरेज लिखा है, कितना लिखा है, 19 लिखा है, तो ये जो वैल्यू है किसका, 19 का वैल्यू है। अच्छा दोस्त 40 का पूछ रहे हो, लो जी लो, आ जाओ। 40 का पूछा है, किसका पूछा है दोस्तों, 40, 45, 50, 55, 40, 45, 50, 55, यही लिखा है। लो जी आधा आधा कर दो, 2 इधर 2 इधर, इन दोनों के बीच में 45 50 के बीच में क्या होता है, 47.5। लो जी इसका आंसर आ गया एवरेज। सब पढ़ेंगे 1 बाय 1 करके मेरे दोस्त। अब सोचो अगर 19 है, इसके पीछे नंबर कौन सा होगा, कंटिन्यू है तो 18, 17, 16 और फिर कितना होगा यहाँ पे 15। इसके आगे कौन सा होगा बता दीजिएगा, 20, 21, 22
और कितना 23। तो आप इन नंबरों को कभी कभी आपसे पूछ लेगा कि फाइंड द मल्टीपल नंबर ऑफ फर्स्ट एंड लास्ट नंबर, तब भी हम यहीं से निकाल लेंगे। संख्याओं का योगफल पूछेगा तब भी हम यहीं से निकाल लेंगे। लेकिन हम ये बता रहे हैं कि यहां पे 19 अगर लिखा हुआ है तो और आपसे पूछा अगली 5 संख्या और जोड़ दी जाए, ठीक है, आई के बाद क्या हो जाएगा, आई के बाद जोड़ लेते हैं, लो जी हम कलर चेंज करके ऐड कर लेते हैं, जे के एल एम एन, ये और जोड़ दिया। तो अगर यहां 23 है तो यहां कितना होगा 24, यहां 25, यहां 26 और यहां 27 और ये कितना हो जाएगा 28। ये 5 नंबर को हमने और जोड़ दिया। अब आपसे पूछ रहा है कि नया उसका एवरेज क्या होगा, तो मैंने आपको बता दिया कि फर्स्ट और लास्ट डिवाइड बाय 2 इट इज द एवरेज। तो आप जान सकते हैं कि फर्स्ट क्या है 15 है और लास्ट क्या है यहां से 28 है। अगर इसको 15 को 28 को आपस में जोड़ लें तो आप देख पा रहे होंगे कितना आ जाएगा आपस में जोड़ने के बाद 43, और 43 को अगर 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो आप बड़े आराम से समझ पा रहे होंगे 21.5 आपका आंसर निकल के आ जाएगा। हमें कुछ भी नहीं करना पड़ेगा। तो भाई ऐसे क्वेश्चनों को हम बड़े आराम से लॉजिकल पैटर्न से करेंगे और भी कुछ करने की गुंजाइश नहीं है। और भी क्वेश्चन आपके सामने लेके आते हैं। देखो बहुत इजी क्वेश्चन है, इसमें हमें कुछ भी नहीं करना पड़ेगा, बस हमें क्या करना है, चीजों को समझना पड़ेगा। जैसे ये क्वेश्चन देखो आता है, ये ना देख के ये देख लीजिएगा, हाँ ये देखो दोस्तों क्या लिखा है आपके सामने कि 80 को पूर्ण विभक्त करने वाली संख्याएं कितनी है। मतलब 80 को ऐसी कितनी संख्याएं हैं पूर्ण कंप्लीट डिविजल कर सकती हैं। कैसे करेंगे देखो, ऐसी कितनी संख्याएं जो 80 को पूर्ण डिविजल कर सकती हैं, ये आपसे पूछ रहा है हाउ मेनी नंबर डिविजिबल बाय कंप्लीटली 80। सपोज कर लो अगर हमने 80 यहां लिखा है और हम पूछें कि यहां से 80 को डिवाइड करने कितनी संख्याएं हैं, तो आप यही काम करेंगे ना कि भाई 1 भी डिवाइड कर सकता है, 2 भी करेगा, 4 भी करेगा, 5 भी करेगा, देन 8 तो करेगा ही करेगा, 10 भी करेगा, आगे जाएंगे तो हमारे पास 16 भी करेगा, 20 भी करेगा, इसके ऊपर जाएंगे तो 40 भी करेगा, उसके बाद कितना 80 भी करेगा। तो यहां से हम कह सकते हैं कि कंप्लीट जो नंबर है वो कितने हो चुके हैं, ये आपका आंसर है। अब देखो 80 को ऐसी कितनी संख्याएं जो पूर्ण डिविजल कर सकती हैं, तो कितने नंबर हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, जो भी है ये आपका आंसर है। लेकिन क्या अगर यहां 80 लिखा है, मान लो हमने 80 लिखा है, हम यहां में 600 कर दें, तो बताओ 600 को डिविजल करने वाली ऐसी कितनी संख्या जो पूर्ण डिविजल कर सकती हैं। तो आप यही करेंगे ना कि भैया 600 से कितना कर लेंगे। तो इसके लिए भी आपको दिमाग में थोड़ी सी चीजें इवेलुएट करनी है। अब जैसे एग्जाम्पल समझते हैं इसे कैसे करेंगे, थोड़ा सा पॉइंट ऑफ व्यू पे आते हैं। सबसे पहले हमें करना क्या होता है कि जो 80 नंबर लिखा हुआ उसके हम लोग फैक्टर कर लेते हैं। फैक्टर कैसे करेंगे, फैक्टर लोग करते हैं 2 डिवाइड करके, वो भी नहीं करना है। पहले फैक्टर थोड़े छोटे उसमें कर लो। 8 10 कितना होता है 80 होता है। इस 8 के फैक्टर आप आराम से कर सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू 2। 10 के फैक्टर भी आराम से कर सकते हैं 2 इंटू 5। ऐसा करने से उसकी फ्रैक्शन बन जाएगी, मल्टीपल से जाएंगे। अब क्या लिखा है यहां पे, 2 की वैल्यू कितना है 4 हो जाएगी, इंटू 5 की कितना हो जाएगी 1। ये आपके सामने एक फैक्टोरियल मेथड में 80 को कन्वर्ट कर दिया। अब सोचो अगर हमें इसके वैल्यू निकालनी है तो हम कुछ भी नहीं करेंगे, ये 4 लिखा है इसकी पावर में, इसको बढ़ा के सिर्फ एक बार लिखेंगे 5। हमेशा जीवन भर याद रखिएगा, ये सारे कंसेप्ट बताऊंगा कैसे कैसे यूज कहां कहां करने हैं। देन यहां पे 1 लिखा है तो कितना करेंगे 2, और 5 जो कितना होता है 10, लो जिसका आंसर आ गया, बिना कुछ करे इसका आंसर आ गया। कहां यूज करना सब बताऊंगा नंबर सिस्टम में, इसका ध्यान रखिएगा। ये डिविजिबिलिटी रूल होता है, इकाई का अंक होता है, सारी चीजें वहां हम लोग यूज करेंगे इन टॉपिकों का। सपोज कर लो मैंने एक नंबर और दिया, जो तुम्हारा मन करे 120 लिख दिया मान लेते, तो अब 120 को ऐसी कितनी संख्या जो पूर्ण डिविजल कर सकती है, आंसर बता दीजिएगा। सपोज दैट जैसे क्या करेंगे 12 इंटू 10 कर लेंगे दोस्तों, कितना 12 के फैक्टर 2 2 जो 4 से 12 हो जाएगा, और 10 के फैक्टर 2 इंटू 5 हो जाएगा। अब सोचो 2 की वैल्यू कितनी हो चुकी है बता दीजिएगा, पावर 2 की 2 पावर 3 पावर हो चुकी है, 3 की 1 हो चुकी है, 5 की 1 हो चुकी है। ये पूरा सीक्वेंस एक टॉपिक बनेगा। अब 2 की वैल्यू कितना यहाँ पे 3, तो 3 को कितना कर लेंगे 4, यहाँ 1 तो कितना कर लेंगे 2, यहाँ 1 तो कितना कर लेंगे 2, कितना हो जाएगा 4 2 जा 8 2 जा कितना हो जाएगा 16, ये आंसर आ गया।
तो ऐसे प्रश्नों को हम बिना कुछ करे आराम से कर सकते हैं, जहां हमें कोई टेंशन का विषय लेना नहीं पड़ेगा। अब सपोज कर लीजिएगा अगला प्रश्न आपके सामने ये आ रहा है, देखिए ये लिखा है, एक व्यक्ति, यूपीएससी क्वेश्चन है सर, यूपीएससी में नंबर सिस्टम का पूरा पैटर्न है बेटा ये, जहां से हम चीजों को समझ रहे हैं। एक बार सभी लोग कमेंट कर दीजिएगा, सबको आनंद आ रहा है तो। अगला क्वेश्चन आपके सामने यह है कि एक व्यक्ति स्थान ए से कहां जाता है, 40 किलोमीटर प्रति घंटे रफ्तार से जाता है और वापस जो है 60 किलोमीटर प्रति घंटे से आता है और पुनः 80 किलोमीटर प्रति घंटे से जाता है, तो संपूर्ण यात्रा के दौरान उसकी औसत चाल पूछा गया क्वेश्चन, देखो 18-19 के आसपास इस तरह का। जैसे एग्जाम्पल समझते हैं इस क्वेश्चन के बारे में। हाँ बेटा पूछा गया है इस तरह क्वेश्चन, ए मैन गोज फ्रॉम पैलेस ए टू बी पॉइंट 40 किलोमीटर पर आवर एंड बैक टू 60 किलोमीटर पर आवर एंड अगेन 80 किलोमीटर पर आवर, देन फाइंड द एवरेज स्पीड ऑफ ड्यूरिंग द होल जर्नी। कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को समझा जाए तो कई सारे फॉर्मूले होते हैं, 2xy अपॉन x प्लस वाई, 3xyz अपॉन x प्लस वाई, ये सब फॉर्मूले होते हैं। लेकिन एक बात समझो बड़े दोस्तों प्यार से, कैसे करना है मेरी बात को समझो और देखो पैटर्न को समझिएगा, क्या कुछ नहीं करना पड़ेगा। एक व्यक्ति है, अब यहां से एक व्यक्ति क्या करता है, जाता है, कोई दूरी है, डिस्टेंस है, यहां से यहां तक वो जाता है, यहां से यहां जाने के बाद फिर क्या करता है, वापस वो फिर आता है, लो जी फिर वापस आता है, फिर वो वापस जाता है। तो ऐसा करने से उसने जो दूरियां तय करी हैं वो एक ही दूरी को 3 बार में तय करी है, और जब एक ही दूरी को 3 बार में उसने तय करी है तो सोचो उसकी स्पीड भी क्या होगी, अलग अलग है। गया कितने से है, 40 किलोमीटर प्रति घंटे से गया है, आया कितने से, 60 किलोमीटर प्रति घंटे से आया है, वापस फिर कितने से गया है, 80 किलोमीटर पर आवर से आया है। अब सोचो हमारे पास कोई कॉमन दूरी नहीं है कि यहां से यहां तक की बीच की दूरी कितनी है। अब सपोज कर लीजिएगा यहाँ पे 80 लिखा हुआ है, यहाँ पे 60 लिखा हुआ है, यहाँ पे 80 लिखा हुआ है, तो हम इसकी दूरी को कॉमन दूरी मानने के लिए जो हमारे पास स्पीड होती है उसका एक एलसीएम फाइंड कर लेते हैं। एलसीएम मतलब एक लघुत्तम समावर्तक जिसको कॉमन नंबर जो तीनों के टेबल में आ जाता हो। तो अब आप देख पा रहे हो कि 40, 60, 80 का एलसीएम हम लोग फाइंड करेंगे, तो बिना कुछ करे हम लोग कितना आ जाएगा, 240 आ जाएगा। एलसीएम कैसे निकालते हैं इस टॉपिक को भी हम लोग पढ़ेंगे, क्लियर। अब सोचो अगर यहाँ पे 240 आ चुका है तो आप सोचो अगर 240 दूरी है तो 240 दूरी जाना है, ये 240 दूरी है और 40 से जाना है, तो आप एक चीज समझ पा रहे होंगे कि यहाँ पे जाने में कितने घंटे लगेंगे, 6 घंटे लगेंगे। उसके बाद 60 किलोमीटर प्रति घंटे से वापस आना है और 240 आना, तो कितने घंटे लगेंगे, 4 आवर लगेंगे। उसके बाद 80 से फिर जाना है वही, तो कितने घंटे लगेंगे, 3 घंटे लगेंगे। तो आप जानते हैं टाइम एंड स्पीड में देखा होगा आप लोगों ने कि जब भी चाल निकालते हैं, जो स्पीड निकालते हैं वो क्या होता है, यहाँ पे टोटल दूरी अपॉन क्या होता है, यहाँ पे टोटल दूरी कितनी हुई और टाइमिंग कितना हुआ, डिस्टेंस अपॉन टी हो जाता है, डी अपॉन टी, जो स्पीड निकालते हैं। तो आप एक बात सोचो, जो व्यक्ति 240 ऐसे गया है, 240 फिर ऐसे गया है, फिर 240 फिर ऐसे गया है, तो उस दूरी को, इसी दूरी को 240 3 बार गया होगा। तो यानी अभी कह सकते हैं कि 240 यहां से गया, 240 वापस आया, 240 वापस गया, तो यानी कितना हुआ, आप कैसे आराम से कह सकते हैं 24 त्रिज्या कितना होता है, 720, ये आपका आ जाएगा, डिस्टेंस आ जाएगी। इसको जाने में समय कितना लगा, तो आप देख पा रहे होंगे कि यहां जाने में कितने घंटे लिए हैं इसने बेटा, 6 घंटे लिए हैं, आने में 4 घंटे लिए हैं और जाने में कितने, फिर 3 घंटे, तो कितना होगा, 13 घंटे। तो यानी टोटल स्पीड कितनी आ गई, 720/13 ही आपका आंसर है, कुछ नहीं करना पड़ा। तो ऐसे ही क्वेश्चन है, ऐसे ही तरीके से हम चीजों को समझेंगे कि हाँ हमें सीसेट को समझदारी के साथ कैसे पढ़ना है। आप सभी को समझ में आ रहा है, समझ पा रहे हो तो एक बार सभी लोग कमेंट कर दीजिएगा और फिर हम लोग मिलते हैं। हाँ डेफिनेटली बेटा, हम लोग सीसेट का पूरा सिलेबस नहीं, सीसेट को समझाएंगे, सीसेट आया क्यों, उसको क्वालिफाई कैसे करना है, ये सब चीजें समझेंगे। तो मुझे उम्मीद है कि हाँ 7/420 अपॉन ये आंसर आ जाएगा। कैसी लगी आज की क्लास, सभी लोग एक बार कमेंट करें और एंजॉय करें आज के दिन का, आपकी जो यात्रा है वो मंगलमय हो।